निधि की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। वो अपनी मर्जी से घर में रहना चाहती थी, क्योंकि वो अपने घर की लाडली बेटी और ज़िद्दी स्वभाव की थी। बहू, बाथरूम में 2 दिन से तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर फैला तो दो। सुनंदा जी ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए कहा। अच्छा, फैला दूंगी। आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। बहू ने अपने कमरे में से तेज आवाज़ में उत्तर दिया। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? चिल्लाने की बात क्यों नहीं है? कपड़े मेरे हैं। आपके सिर में क्यों दर्द होने लगा? बहू अपने कमरे से बोलती हुई बाहर निकली और तेज कदमों से चलती हुई बाथरूम में घुस गई और अपना सारा गुस्सा उन बेजान कपड़ों पर उतारती हुई बोलती जा रही थी। अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। मेरा थोड़ी देर आराम करना भी किसी को नहीं सुहाता। इस घर के लोग चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर सारे मकान की सफाई करूं, सबकी सेवा करूं, जैसे मेरा शरीर हाड़ का नहीं पत्थर का है। अपने इकलौते बेटे राहुल के लिए सुनंदा जी ने बहुत सी लड़कियों को देखने के बाद निधि को चुना था। दूध की तरह गोरी और पढ़ी लिखी सुंदर निधि को देखते ही सुनंदा जी उस पर मोहित सी हो गई थी और घर आते ही घोषणा कर दी थी कि मेरी बहू बनेगी तो निधि ही, अन्यथा राहुल भले ही कुंवारा रह जाए। इस तरह सुनंदा जी ने 2 साल पहले अपने बेटे का विवाह निधि से कर दिया था। निधि अपने पूरे परिवार की लाडली थी, विशेषकर अपनी माँ की। इसलिए वह थोड़ी जिद्दी, अहंकारी और स्वार्थी थी। उसके घर में उसकी माँ का ही शासन था। बचपन से निधि को माँ ने यही पाठ पढ़ाया था कि ससुराल जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपना अलग घर बना लेना। संयुक्त परिवार में रहोगी तो सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। वैसे तो सुनंदा जी के परिवार में भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर निधि के परिवार के मुकाबले उनकी स्थिति कुछ कमज़ोर थी। सुनंदा जी के पति गिरधारी लाल एक कंपनी में काम करते थे। वेतन कम था, पर उसी कम वेतन में उनकी पत्नी सुनंदा अपने घर को बड़े ही सलीके से चला रही थी। साथ ही अपने इकलौते बेटे राहुल को भी उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। इस समय राहुल एक विदेशी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा था, जिसकी शाखाएं देश भर के बड़े बड़े शहरों में थीं। राहुल को अक्सर अपनी कंपनी की अलग अलग जगह की शाखाओं का दौरा करना पड़ता था। राहुल जानता था कि कितनी कठिनाई से उसके मम्मी पापा ने उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई है, इसलिए उसका झुकाव हमेशा अपने माता पिता और अपने घर की ओर रहता था। वह अपने वेतन में से कुछ निधि को देकर बाकी पैसा अपनी मम्मी के हाथों में रख देता था। 2-3 महीने तो रितु ने ये सब देखकर सहन किया। यहाँ की सारी परिस्थितियों की जानकारी वह अपनी माँ को बताना कभी नहीं भूलती थी। हर रात दिन भर की घटनाओं की जानकारी वह अपनी माँ को दे दिया करती थी और माँ उसे उल्टी सीधी सीख देना कभी नहीं भूलती थी। करीब 3 महीने बाद निधि ने पहले तो अपने पति पर शासन करना शुरू किया, और जब वहाँ बात नहीं बनी तो उसने अपनी सास सुनंदा जी से बात बात में झगड़ा करना शुरू कर दिया। एक बार जो उसका मुंह खुला तो उसने सुनंदा जी की हर ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। अब तो वो इस घर में हर दिन सास बहू में झगड़ा होने लगा। जिस घर में निधि के आने से पहले जो शांति थी, अब उस शांति का वहाँ नामो निशान भी ना रहा। अब की दोपहर घर से थोड़ी दूर एक कमरे में गरीब बच्चों को पढ़ाने में व्यतीत होने लगी। गिरधारी लाल एक शांति प्रिय व्यक्ति होने के नाते दोनों को कुछ भी कह नहीं पाते थे। पत्नी को अधिक प्यार करते थे, इसलिए उसे अपने तरीके से समझा दिया, और बहू के मुंह लगना उचित नहीं समझते थे, इसलिए वे अपने ऑफिस से लेट आने लगे। राहुल की भी यही स्थिति थी। जिस माँ ने तमाम मुसीबतें झेलकर उसे पाला पोसा पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि वह इज्जत की रोटी कमा सके, उनसे वह कठोर बातें बोल ही नहीं सकता था। लेकिन निधि के सामने उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। उधर निधि रात दिन राहुल के कान भरने लगी थी कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी। उसे या तो वह उसके मायके पहुंचा दे या दूसरा मकान किराए पर लेकर रहे। शाम को जब राहुल ऑफिस से आया तो सीधे अपने कमरे में गया। कमरे में निधि बाल बिखेरे अस्त व्यस्त कपड़ों में गुस्से में बैठी थी। राहुल ने उससे पूछा, आज क्या हुआ? इस तरह क्यों बैठी हो? आज फिर माँ से झगड़ा हुआ क्या? और क्या, तुम्हारी माँ मुझसे प्यार से बात करती हैं? शेरनी की तरह गुर्राते हुए निधि ने कहा, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी के साथ दोपहर का सारा किस्सा निधि ने नमक मिर्च लगाकर बता दिया। पर अखिलेश ने फौरन फौरन अपना निर्णय सुना दिया कि वह कल ही इस घर को छोड़ देगा। ये बात सुनते ही निधि के आंसू गायब हो गए। रात गुजर गई। सुबह जल्दी उठकर राहुल घर से निकल गया और करीब 2 घंटे बाद घर आकर माँ से बोला कि मैंने अलग घर मकान देख लिया है और निधि के साथ दूसरे मकान में जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अपने पापा को आ जाने दो, उनसे बात करके चले जाना। नहीं माँ, अब मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता।
हर दिन कलह से अच्छा है अलग रहना। कम से कम शांति तो रहेगी। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे। जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। तुम्हें जिस सामान की ज़रूरत हो ले जा सकते हो, और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारा ही है। कांपती हुई आवाज़ में राहुल से कहकर सुनंदा जी कमरे में जाकर बैठ गईं। उस समय उनकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें वे अपने आंचल से बार बार पोंछ रही थी। थोड़ी देर बाद राहुल जाकर एक छोटा ट्रक ले आया। साथ में दो मजदूर भी थे। मजदूरों ने सामान को ट्रक में चढ़ाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद उसी ट्रक में दोनों पति पत्नी भी बैठकर चले गए। सुनंदा जी की हिम्मत नहीं हुई कि वे बाहर निकलकर उन दोनों को जाते हुए देखें। शाम को जब गिरधारी लाल जी ऑफिस से आए, तब उन्हें अपनी पत्नी से सारी जानकारी मिली। दुख तो बहुत हुआ, पर हर दिन के झगड़े से अच्छा है दोनों जगह शांति तो रहेगी, ये सोचकर वे चुप रहे। उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना नहीं खाया। राहुल और निधि को गए हुए करीब 1 वर्ष हो गया था। ठीक दिवाली के 10 दिन बाद ही दोनों ने घर छोड़ा था। दिवाली का त्यौहार आया तो हर घर में धूमधाम से तैयारी शुरू हो गई। घरों में दीप जलाए जा रहे थे। पर सुनंदा जी और गिरधारी लाल जी दोनों उदास बैठे अतीत की यादों में खोए रहे। उनमें त्योहार को लेकर कोई उत्साह न था, ना कोई उमंग। शाम को सुनंदा जी केवल एक दीपक जलाकर आंगन में रख आईं। दिवाली के 2 दिन बाद गिरधारी लाल जी को ऑफिस भेजकर सुनंदा जी बच्चों को पढ़ाने चली गईं। और जब वे शाम को लौट रही थीं, तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक अनजान औरत से हो गई, जो उन्हें जानती थी, पर सुनंदा जी उसे नहीं जानती थी। पहले तो उस स्त्री ने सुनंदा जी को नमस्ते की, फिर बताया कि राहुल और निधि उसके मकान के पास ही रहते हैं। आज निधि की तबीयत ज़्यादा खराब थी, और उसे उसके मकान मालिक ऑटो रिक्शा से अस्पताल ले गए हैं, क्योंकि राहुल यहाँ है नहीं और निधि की डिलीवरी होने वाली है। सुनंदा जी ने जब उस औरत से ये पूछा कि निधि के मकान मालिक उसे लेकर किस अस्पताल गए हैं, तो उसने अस्पताल का नाम बता दिया। सुनंदा जी जल्दी से घर आईं और एक थैले में कुछ आवश्यक सामान रखा। अलमारी में जो पैसा रखा था उसे लिया और घर को ताला लगाकर ऑटो से अस्पताल चली गईं। वहाँ जाकर जब निधि के बारे में पता किया, तो पता चला कि बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, इसलिए डॉक्टर निधि को ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। तभी एक नर्स ने आकर आवाज़ लगाई कि निधि के साथ कौन है। डॉक्टर एक फॉर्म पर साइन करने और ऑपरेशन फीस जमा कराने के लिए बुला रहे हैं। सुनंदा जी नर्स से जब निधि के बारे में पूछ रही थीं, तब वहीं पर निधि के मकान मालिक भी खड़े थे। वे समझ गए कि ये स्त्री शायद राहुल की माँ है, तभी इतनी बेचैनी से पूछ रही हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर सुनंदा जी को नमस्ते किया, फिर सारी बात उन्हें बता दी। सुनंदा जी ने भी उन्हें बता दिया कि निधि उनकी बहू है। सुनंदा जी उस नर्स के साथ डॉक्टर के कक्ष में चली गईं। नमस्ते कर उन्हें अपना परिचय दिया कि निधि उनकी बहू है और वे ऑपरेशन की फ़ीस जमा कराने आई हैं। पहले तो डॉक्टर ने उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए और फिर ऑपरेशन के लिए 30,000 रुपये जमा कराने को कहा। डॉक्टर साहब, अभी तो आप 10,000 रुपये जमा कर लें, बाकी पैसा मैं अपने पति से फ़ोन करके मंगवा लेती हूँ। तब तक आप उसका ऑपरेशन करें। मुझे किसी भी हालत में जच्चा व बच्चा स्वस्थ चाहिए। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा। हाँ, आप ये पैसा काउंटर पर जमा करा दें और रसीद प्राप्त कर लें। वहीं से आप अपने पति को फ़ोन भी कर दें। डॉक्टर के पास से आकर सुनंदा जी ने काउंटर पर जाकर पैसा जमा कर दिया और रसीद लेकर वहीं से गिरधारी लाल जी को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। साथ ही ये भी कह दिया कि जल्दी से 15,000 रुपये लेकर अस्पताल में आ जाएं। करीब 1.5 घंटे बाद गिरधारी लाल जी वहाँ पर पैसे लेकर पहुँच गए, लेकिन निधि के मम्मी पापा अभी तक नहीं आए थे। वे ऑपरेशन रूम के पास एक बेंच पर सुनंदा जी के साथ बैठकर इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक नर्स सुनंदा जी के पास आकर पूछने लगी कि निधि के साथ कौन आया है। सुनंदा जी ने कहा, मैं उसकी सास हूँ, बधाई हो, लड़की हुई है। नर्स ने कहा, बच्ची और उसकी माँ दोनों स्वस्थ हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक नर्स ने लड़की को लाकर सुनंदा जी को दिखाया, जिसे बड़े प्यार से उन्होंने पहले तो देखा, फिर उसका माथा चूमकर अपने पति से कुछ इशारा किया। गिरधारी लाल जी ने 500 रुपये का नोट निकाल कर नर्स को देते हुए कहा कि ये मेरी तरफ से आप सब लोगों को मिठाई खाने के लिए है। थोड़ी देर बाद निधि को एक स्ट्रेचर पर लिटाकर वार्ड में लाया गया। उस समय वह बेहोश थी। वार्ड में एक बिस्तर पर लिटाकर उसके पास के पालने में बच्ची को भी लिटा दिया गया। सुनंदा जी वहीं एक बेंच पर बैठकर कभी तो बच्चे को निहारती तो कभी निधि को देखती रहीं और पति को घर भेज दिया। करीब 4 घंटे बाद निधि को होश आया। उसने आंखें खोली तो देखा
उसकी सास सुनंदा जी उसके पास बैठी हैं और उसकी गोद में एक बच्चा है। लक्ष्मी आई है, ठीक तुम्हारी तरह। तुम भी शायद जब पैदा हुई होगी तो ऐसी ही होगी, सुनंदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा और निधि के माथे पर हाथ फेरने लगी। निधि को बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी उसके मकान मालिक भी वहां आ गए और बोले, निधि, जब तुझे लेकर यहाँ आ रहा था तब मेरी पत्नी की तुम्हारी मम्मी से बातें हुई थीं और उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही अस्पताल पहुँच रही हैं, पर अभी तक ना खुद आईं ना तुम्हारे पापा आए। शाम हो गई है। अभी तक सुनंदा जी ने कुछ नहीं खाया था, बल्कि चाय तक भी नहीं पी थी। रात भर वह बेड के पास बैठी कभी निधि का सिर दबाती तो कभी बच्ची के रोने पर उसे उठाकर घुमाती। इस तरह जिम्मेदारी को ढोते उनकी रात आंखों आंखों में कट गई। सुबह के समय गिरधारी लाल जी थर्मस में चाय लेकर आए और दोनों को कपों में डालकर चाय दी। फिर पत्नी की ओर देखते हुए कहा, तुम अब घर जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। कल से तुमने खाना भी नहीं खाया है। तुम्हारा खाना किचन में कल से बना वैसा का वैसा रखा है। घर जाओ और निधि के लिए खिचड़ी बनाकर लेती आना। तब तक मैं यहाँ पर बैठता हूँ। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। सुनंदा जी दोनों को बहुत सी हिदायतें देकर चली गईं। गिरधारी लाल जी वहीं बेंच पर बैठ गए। करीब 1 घंटे बाद कुछ सोचकर निधि से उन्होंने कहा, बेटा, मैं ज़रा बाहर बैठता हूँ। कोई चीज़ चाहिए तो नर्स से कहलवा देना। और कमरे से बाहर निकल गए। निधि के बगल वाले बेड पर भी एक स्त्री को ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ वहीं पर बैठी हुई थी। जब गिरधारी लाल जी वार्ड से बाहर चले गए तब वह औरत अपनी जगह से उठकर निधि के बेड के पास आ गई और पूछने लगी, तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे स्वभाव के लगते हैं। खासकर तुम्हारी मम्मी, वो तो बहुत ही अच्छी हैं। बेचारी रात भर तुम्हारी सेवा करती रही हैं। ये दोनों मेरे मम्मी पापा नहीं, सास ससुर हैं। क्या? वह औरत आश्चर्य से निधि का मुंह देखने लगी। फिर उसने कहा, क्या दुनिया में ऐसी भी सास होती हैं जो कल से बिना खाए पिए अपनी बहू की सेवा कर रही हैं? बेटी, तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें ऐसे सास ससुर मिले हैं। पूरा वार्ड अब तक यही समझ रहा था कि ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना कर सकती है, यह मैंने पहली बार देखा है। अगर हर सास तुम्हारी सास जैसी हो जाए तो कोई बहू जलकर नहीं मरेगी, कोई बहू गले में फंदा लगाकर नहीं मरेगी, कोई बहू जहर खाकर या गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान नहीं देगी। मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि कभी अपनी सास को तकलीफ़ मत देना, कभी उनसे कठोर बातें मत बोलना। और बेटी, सच्चे मन से उनकी बुढ़ापे में सेवा करोगी तो इस बुढ़िया की आत्मा तुम्हें आशीर्वाद ही देगी। इतने में एक नर्स निधि को इंजेक्शन लगाने आ गई। फिर वह औरत उठकर चली गई। निधि सोचने लगी कि उसकी मम्मी भी एक औरत हैं और उसकी सास भी, पर दोनों में कितना फ़र्क है। एक केवल शासन करना जानती है, दूसरी नम्रतापूर्वक अनुसरण। एक किसी के घर को तोड़ना चाहती है तो एक घर को बचाने के लिए स्वयं तकलीफ उठाती है। एक में दिखावा है, अभिमान है, तो दूसरी में गंभीरता एवं सहजता है। केवल एक जननी है तो दूसरी माँ। निधि की आंखें छलक रही थी। बेटा, चाय पी लो। निधि ने बड़े ध्यान से अपने ससुर की ओर देखा और सोचने लगी, इस व्यक्ति ने आज तक मुझे बेटा के सिवा और किसी नाम से बात नहीं की और ना ही कठोर शब्द बोले। इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करके मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। फिर निधि का ध्यान भंग हुआ क्योंकि गिरधारी लाल जी बगल वाली स्त्री से कह रहे थे, बहन जी, आप मेरी बहू को हाथ लगाकर उठा दें ताकि वह चाय पी ले। वह औरत उठी और निधि को उठाकर चाय पिलाने लगी तो गिरधारी लाल जी वार्ड से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद सुनंदा जी खिचड़ी और कुछ साफ सुथरे कपड़े लेकर आ गईं और निधि को धीरे से बैठाकर चम्मच से अपने हाथ से खिलाने लगीं। आज उसे यह खिचड़ी मोहन भोग के समान लग रही थी। शाम को करीब 4 बजे निधि के पापा और उसकी मम्मी ने एक साथ वार्ड में प्रवेश किया। उस समय सास सुनंदा जी की निधि के बालों में कंघी कर रही थी। बेड की दूसरी तरफ एक खाली बेंच पर वे दोनों बैठ गए। दोनों का यहाँ आना ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पार्टी में आए हों। दोनों के कपड़ों से महंगे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। पूरा जच्चा बच्चा वार्ड उस खुशबू से महक रहा था। दोनों ने औपचारिकतावश हाथ जोड़कर सुनंदा जी को नमस्कार किया, पर फिर उनसे कोई बात नहीं की। एक थैले में कुछ सामान रखकर सुनंदा जी ने उठते हुए निधि से कहा, बेटा, जितना मुझसे बन सका मैंने कर दिया। अब तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम भी 1 सप्ताह बाद अपना टाँका कटवा कर अपने घर चली जाओगी। और हाँ, आज तक की दवाइयों का और अस्पताल के बिल का भुगतान मैंने कर दिया है, जिसकी सारी रसीदें तुम्हारे तकिए के नीचे रखी हैं। राहुल आएगा तो उसे मेरा आशीर्वाद कह देना। इतना कहकर चलने के लिए जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, अचानक लगा कि उनका आंचल
कहीं फंस गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो निधि उनका आंचल पकड़े हुए है और डबडबाई आंखों से उन्हें ही देखे जा रही है। सुनंदा जी ने आंचल छुड़ाने का प्रयास किया तो निधि धीरे से बोली, मम्मी, क्या अपनी इस मूर्ख बेटी को माफ़ नहीं करोगी? सुनंदा जी ने तुरंत निधि का सिर अपनी छाती से लगा लिया और उस समय उनकी भी आंखें छलछला उठीं। उन्होंने उसके माथे को सहलाते हुए कहा, पगली, कहीं माँ भी अपनी बेटी से नाराज़ होती हैं? स्वयं को मूर्ख क्यों कहती है? अरे, सैकड़ों लड़कियों में से चुनकर तुझे मैं अपने घर लाई थी, तो तू मूर्ख कैसे हो गई? तू मेरी बहू नहीं, बेटी है, और बेटी ही तुझे समझा है। सुनंदा जी की निधि को रोते हुए देखकर कहने लगी, ज़्यादा नहीं रोते बेटा, अभी तुम्हारा शरीर कमज़ोर है, टाँके कच्चे हैं, रोने से उन पर जोर पड़ता है और टूटने का भय रहता है। ये कहते हुए वे अपने आंचल से उसके आंसुओं को पोंछने लगी। अचानक सुनंदा जी का ध्यान दूसरी तरफ बैठे निधि के मम्मी पापा पर गया तो वे लोग कब के चले गए थे। शायद निधि की मम्मी ने सोचा होगा कि यहाँ अब उनका कोई काम नहीं, क्यों अब उनकी कोई भी सीख निधि पर काम नहीं करने वाली। एक सप्ताह बाद निधि के टाँके कट चुके थे और उसे अस्पताल से छुट्टी की अनुमति मिल गई थी। राहुल भी टूर से वापस आ गया। जब वह अपने कमरे में गया तो उसे वहाँ सारी बातों की जानकारी मिल गई। वह अपना सामान लेकर कमरे में रखकर सीधे ही अस्पताल चला गया। माँ को निधि के पास देखकर पहले तो पछतावे के कारण राहुल के पाँव ही आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन जब उसने निधि और अपनी मम्मी को मुस्कुराते हुए देखा तो मम्मी के पास जाकर उनके चरण छूकर प्रणाम किया। अस्पताल से जिस दिन निधि को छुट्टी मिली उसने कह दिया कि वह अब किराए के मकान में न जाकर मम्मी के साथ सीधे अपने घर जाएगी। इसलिए उसे लेकर सुनंदा जी घर आ गई थीं। अब उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। सभी के चेहरे मुस्कुराते रहते थे। नन्ही सी जान सबके लिए खिलौना बनी हुई थी। निधि के कच्चे टाँके थे, इसलिए वह केवल अपने कमरे में लेटी रहती थी। घर का सारा काम सुनंदा जी ही करती थी। सुनंदा जी ने निधि के पास आकर कहा, बेटी, मैं ज़रा बाज़ार जा रही हूँ और बाहर से ताला लगा देती हूँ ताकि तुझे बार बार उठना न पड़े। और वे बाहर से ताला लगाकर चली गईं। निधि अपने कमरे में आकर बेटी को दूध पिलाते हुए सो गई। अचानक उसकी आँख खुली तो देखा कि कमरे में लाइट जल रही है। वह धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि आंगन में रंगोली बनी हुई थी और वहाँ पर बहुत से दीपक रखे हुए हैं जिन्हें मम्मी जी बैठकर जला रही हैं। दिवाली बीतने के बाद मम्मी जी दीपक जला रही हैं, ये बात उसकी समझ में नहीं आई। वह धीरे से अपनी सास के पास गई और पूछा, मम्मी, दिवाली तो कब की बीत गई, फिर ये सब आज क्यों? सुनंदा जी मुस्कुराते हुए निधि से बोली, मेरे घर वर्षों बाद मेरे बच्चे आए हैं तो दिवाली तो अभी ही मनाऊंगी। मेरी बेटी दिवाली के बाद गई थी और दिवाली के बाद अपने साथ मेरी पोती भी लेकर आई है। इस खुशी में मैंने आज दिवाली मनाई है। जाओ, तुम भी अच्छी सी साड़ी पहन लो और मेरी पोती को नए कपड़े पहना दो। मैंने तुम दोनों के लिए नए कपड़े अलमारी में रख दिए हैं। फिर हम सब साथ मिलकर दीपक जलाएंगे। निधि का मन प्रफुल्लित हो गया। वह अलमारी में से कपड़े लेकर बाथरूम में बदलने चली गई। निधि ने झुककर पहले सुनंदा जी के पैर छूकर प्रणाम किया, फिर उससे कहा कि मम्मी, अपनी पोती को आज यही आशीर्वाद दें कि इसमें आप जैसे गुण आ जाएं और वह जिस घर में जाए उस घर को स्वर्ग बना दे। आज घर में सुनंदा जी ने जो दीपक जलाए थे वह निधि को बड़े ही सुंदर लग रहे थे। वह एकटक उन्हें देखे जा रही थी और सोच रही थी कि सच्ची खुशी तो परिवार के साथ रहने में है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही प्यारी वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहें। धन्यवाद।